हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण से अध्याय 5 यानी चैप्टर 5, जो कि है शब्द रचना। शब्द रचना में पहले आता है संधि। तो पहले जान लेते हैं संधि किसे कहते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब पहले शब्द का अंतिम ध्वनि, यहाँ पे याद रखिए ध्वनि की बात हो रही है, वर्ण की नहीं। तो जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल हो जाता है उसे संधि कहते हैं। यानी जब दो शब्द मिलते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो दोनों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसको कहते हैं संधि। तो इससे एक नया शब्द बन जाता है, यानी संधि विच्छेद से एक नए शब्द बनता है। जैसे संधि, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है देव और अधिदेव। यहाँ पे दो शब्द हैं, दोनों के मेल से यानी दोनों का जो मेल हुआ है उसे कहते हैं संधि। क्या मेल हुआ है? यहाँ अ है, देव अ, लास्ट ध्वनि कौन सा आ रहा है? अ। देव का अंतिम ध्वनि अ और अधिदेव का प्रथम ध्वनि अ। दोनों के मेल से आ हो रहा है, यानी देवाधिदेव, यानी व में आ की मात्रा लगा है। तो क्या पहला क्या है? अ और अ मिलाकर आ होता है। ये सब भी नियम अभी देखेंगे। तो संधि क्या है? दो शब्द के मेल से जो होता है उसे संधि कहते हैं। और कैसे मेल होता है? पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि का मेल होता है। यहाँ पे देव अधिदेव मिलाकर देवाधिदेव हुआ और एक नए शब्द का निर्माण होता है, यानी एक नया शब्द बनता है। तो ये था संधि का संज्ञा। अब देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम एक ही वीडियो में इसको देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप अंत तक देखिए, संधि पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है स्वर संधि। नाम से ही पता चल रहा है, स्वर यानी स्वर वर्ण। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों का मेल, यानी जब स्वर वर्ण मिलते हैं तो उसको कहते हैं स्वर संधि। यहाँ पे केवल स्वर वर्णों का ही मेल होगा। तो ये 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको हम एक एक करके देखेंगे। इसमें क्या होता है? एक नियम होता है, एक शर्त होता है, उसको फॉलो करके हम संधि विच्छेद करते हैं और नया शब्द बनाते हैं। जैसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसका नियम है, दो सजातीय स्वर, यानी सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, छोटे बड़े, छोटे ऊ, बड़े ऊ और रे मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर यानी आ, बड़े ई, बड़े ऊ और रे हो जाते हैं। यानी कि अ या आ के बाद अगर अ या आ मिले या उनका मेल हो तो क्या हो जाएगा? आ। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देव का अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि का मेल होता है। तो इसी तरह देव का अ, अधिदेव का अ, देवाधिदेव, यहाँ पे व में आ की मात्रा लगा है, यानी क्या हुआ है? आ। अ और अ मिलाकर आ हुआ है। उसी तरह पुस्तक का अ, आलय का आ, पुस्तकालय, यहाँ पे क्या हुआ है?
और आ मिलाकर आ हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा संधि हुआ है? दीर्घ स्वर संधि हुआ है। नेक्स्ट उसी तरह है परीक्षा का आ और थी का अ मिलाकर परीक्षार्थी। विद्या का आ, आलय का आ मिलाकर विद्यालय। उसी तरह छोटे ई या बड़े ई के साथ छोटे ई या बड़े ई मिलने पर बड़े ई होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, रवि का छोटे ई, इंद्र का बड़े, इंद्र का छोटे ई दोनों मिलकर रविंद्र यानी व में बड़े यानी बड़े ई हुआ है। उसी तरह मुनि का छोटे ई, इसका बड़े ई, मुनि इसमें भी बड़े ई होगा। उसी नेक्स्ट है मही इंद्र महेंद्र, रजनी इस रजनीश। नेक्स्ट देखिए छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ या बड़े ऊ होने पर बड़े ऊ हो जाता है। जैसे गुरु का छोटे ऊ, उपदेश का छोटे ऊ, दोनों मिलाकर यहाँ पे क्या हुआ है? गुरुपदेश, बड़े ऊ लगा है यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट है सिंधु का छोटे ऊ, उर्मी का बड़े ऊ, दोनों मिलाकर सिंधुर्मी, बड़े ऊ हुआ है। स्वयंभू का बड़े ऊ और उदय का छोटे ऊ मिलाकर स्वयंभुदय यानी कि बड़े ऊ हुआ है। उसी तरह री और री मिलाकर री होता है पितृ, ऋण पितृ। ये था दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में उसका नियम है अ या आ के बाद अगर छोटे ई या बड़े ई होने पर दोनों मिलाकर, यानी किसके बाद क्या होगा? अ या आ के बाद छोटे ई या बड़े ई लगा होगा तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। और अगर अ या आ के बाद छोटे ऊ या बड़े ऊ होगा तो दोनों मिलाकर ओ हो जाएंगे। और अ या आ के बाद री होगा तो दोनों मिलाकर अर हो जाएंगे। एक एक करके देखते हैं। अ या आ के बाद छोटे ई या बड़े ई मिलाने पर ए होता है। जैसे देव का अ, इंद्र का ई, देवेंद्र, यहाँ पे एक की मात्रा लगा है ना। सूर का अ, ईस का बड़े ई, सुरेश। महा इंद्र मिलाकर महेंद्र होगा। रमा ईस दोनों मिलाकर रमेश होगा। उसी तरह अ या आ के साथ छोटे ऊ या बड़े ऊ मिलने पर ओ होता है। जैसे कि सूर्य का अ, उदय का उ, दोनों मिलाकर सूर्योदय, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा है। सूर्योदय, यहाँ क्या हुआ है? ओ, दोनों मिलाकर ओ हुआ है, सूर्योदय। उसी तरह समुद्र उर्मी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अपने किताब में उसको सुधारिएगा। उर्मी में ये बड़े ऊ होगा, है ना। समुद्र उर्मी, समुद्रोर्मी। उसी तरह गंगा का आ और उदक का उ मिलाकर गंगोदक। गंगा उर्मी, यहाँ पे भी उर्मी गलत है, आप इसको सुधारेंगे, गंगोर्मी होगा। नेक्स्ट है अ या आ के साथ री मिलाने पर अर होगा। जैसे देव ऋषि, देवर्षि, यहाँ पे अर हुआ कि नहीं? देवर्षि। महा ऋषि, महर्षि। ये था गुण स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का नियम है अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर दोनों मिलकर ऐ होगा। और अ या आ के बाद ओ या औ आने पर दोनों मिलकर औ होगा। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आया तो ऐ हो जाएगा। जैसे एक 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 एक। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि कौन सा है? एक अ, और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि यानी ए।
और ए मिलाकर ऐ हुआ, जैसे एक एक। नेक्स्ट है धन ऐश्वर्य धनेश्वर्य। सदा एव सदैव महा ऐश्वर्य महेश्वर्य। नेक्स्ट है अ या आ के बाद अगर ओ या औ आने पर औ हो जाता है, जैसे परम का अ, ओजस्वी का ओ, दोनों मिलाकर परमोजस्वी। यहाँ पे ओ की मात्रा लगा है ना, तो यहाँ क्या हुआ है, औ हुआ है। उसी तरह परम औषध परमोषध। अ या आ के बाद ओ या ओ मिलने पर ओ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए परम ओजस्वी परमोजस्वी, परम औसत परमौसत, महा ओजस्वी महोजस्वी, महा औसत महोसत। ये नेक्स्ट देखते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का नियम है छोटे ई या बड़े ई, या फिर छोटे ऊ या बड़े ऊ, या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आने से, यानी कोई भी स्वर अलग स्वर वर्ण आने से ई या छोटे ई या बड़े ई के स्थान पर य हो जाएगा, छोटे ऊ और बड़े ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, और री के स्थान पर र हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि यहाँ देखिए यदि का ई अपी का अ दोनों मिलाकर य होंगे तो यद्यपि, क्या हो गया, यद्यपि। नेक्स्ट है इति आदि इत्यादि। यहाँ पे क्या हुआ है, इति का ई आदि का आ दोनों मिलाकर या हो गया है, इत्यादि। यहाँ पे या है ना। नेक्स्ट उसी तरह ई और ऊ मिलाकर यू, ई और बड़े ऊ मिलाकर य में बड़े ऊ की मात्रा यू, ई और ए मिलाकर ये, ई और एक मिलाकर ये। तो इसी तरह सभी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। प्रति उपकार प्रत्युपकार, नी उन न्यून, प्रति एक प्रत्येक, अति ऐश्वर्य अत्यैश्वर्य, दधि ओदन दध्योदन, मति औदार्य मत्योदार्य। यहाँ पे क्या हुआ है, मति का ई औदार्य का ओ दोनों मिलाकर यू, मत्योदार्य। देवी अर्पण देव्यर्पण। यहाँ पे क्या हुआ है, बड़े ई और अ का मेल हुआ है और दोनों मिलकर य बने हैं, जैसे यहाँ पे है देव्यर्पण। सखी उक्ति सख्युक्ति, नदी उर्मी नद्युर्मी। यहाँ पे बड़े ई के साथ बड़े ऊ मिलाकर य में बड़े ऊ की मात्रा यू हुआ है। देवी ऐश्वर्य देवेश्वर्य, अनुअय अन्वय, सुआगत स्वागत। यहाँ पे देखिए सु का उ आगत का आ दोनों मिलाकर उआ। क्या हुआ है, ऊ के साथ छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ भिन्न कोई स्वर मिलने पर ऊ का व होता है, तो यहाँ पे ऊ और अ मिलाकर व, ऊ और आ मिलाकर वा, ऊ और ई मिलाकर वी, ऊ और ए मिलाकर वे, ऊ और आ मिलाकर वा, ये सभी हुआ है। तो जैसे कि सुआगत स्वागत, अनु इति अन्विति, अनुएषण अन्वेषण, वधु आगम वधवागम। नेक्स्ट देखिए री के साथ भिन्न कोई स्वर मिलने पर र हो जाता है, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो री के साथ अ मिलने पर र, री के साथ आ मिलने पर रा, री के साथ ई मिलने पर री। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, री के साथ बड़े ई को मिलाकर, री के साथ ऊ को मिलाकर रू। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पितृ अनुमति पितृनुमति, पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ इच्छा मातृइच्छा। नेक्स्ट है, ये था यण स्वर संधि के नियम। नेक्स्ट देखते हैं
अयादि संधि जो कि स्वर संधि के अंतिम प्रकार हैं। इसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने से, यानी ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आने से क्या होगा, ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव होगा। जैसे यहाँ देखिए ए और अ मिलाकर अ, जैसे ने अन नयन, से अन सयन। उसी तरह ऐ के साथ अ मिलाने पर आय होगा, जैसे नई अख नायक, गई अख गायक। उसी तरह ओ के साथ अ मिलाने पर अ होगा, पो अन पवन, भ अन भवन। जैसे देखिए यहाँ पे पो का ओ, अन का अ, दोनों मिलाकर अव। जैसे यहाँ प अव न, यानी यहाँ क्या है, प और अ मिलाकर प हुआ, प व और न, पवन हुआ। तो यहाँ पे अव है। उसी तरह औ के साथ अ मिलाने पर आव, यानी पौ अक पावक, पौ अन पावन। उसी तरह ओ के साथ ई मिलाने पर अवी, पो इत्र पवित्र। औ के साथ ई मिलाने पर आवी होता है, जैसे नौ इक नाविक। औ के साथ उ मिलाने पर आवु होता है, भो उख भावुक। इसका एक उदाहरण है। तो ये था स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन संधि। पहले हम जान लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के साथ स्वर मिल सकता है और व्यंजन का भी मेल हो सकता है, तो उसको हम व्यंजन संधि कहेंगे। इसके भी कुछ नियम हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला नियम है क च ट त प, यानी ये जो अघोष व्यंजन हैं उनके बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, तृतीय या चतुर्थ वर्ण अथवा य र व या फिर स्वर आए, तो चलिए हम पहले जान लेते हैं वर्ग। कितने वर्ग व्यंजन हैं, टोटल है 25। उसको 5 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मैं एग्जाम्पल के लिए बता दे रही हूँ प वर्ग का। प वर्ग में कौन कौन है, प, फ, ब, भ और म। ये प वर्ग का 5 व्यंजन है। उसी तरह हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, तो टोटल 25 वर्ग व्यंजन है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, वर्ग का तीसरा या चौथा, यानी प वर्ग का तीसरा व्यंजन ब और चौथा भ, यानी कि क च ट त प के साथ, यानी उसके बाद अगर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर य र व हो, या फिर स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है दिख का क, अंबर का अ, दोनों मिलाकर हो गया दिगंबर, यानी क के बाद स्वर आया है, तो क्या हो गया, क का ग हो गया है। तो यहाँ एक कंफ्यूज मत होना, देखिए पहले मैं बता दे रही हूँ उसको। दिख, इस शब्द में, दिख शब्द में अंतिम ध्वनि है अ, और दिख शब्द में अंतिम ध्वनि है क। ये स्वर संधि में जाएगा और ये व्यंजन संधि में जाएगा। तो अब हलंत का भी प्रयोग अच्छे से करें। हलंत यहाँ पे देखिए, यहाँ हलंत है दिख, तो यहाँ क अंतिम ध्वनि है और अंबर का प्रथम ध्वनि है अ। यहाँ क और अ के मेल हुआ है, यानी क के साथ एक स्वर आया है, तो क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा। तो यहाँ दिख
अंबर, ये है ना, तो क के जगह पे ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग और अ मिलाकर क्या होते हैं, ग होते हैं, तो दिगंबर क्या हो गया, दिगंबर। उसी तरह दिख गज, दिग्गज। वाक जाल, वाकजाल। अच अंत, देखो च के बाद अंत यानी अ स्वर है, तो अजंत, च का ज हो जाएगा, तो अजंत। उसी तरह अच आदि, अजादि। सट आनंद, सड़ानंद, देखो ट का ड हो जाएगा, सट आनंद, सड़ानंद। सट दर्शन, सटदर्शन। सत्यवाणी, सद्वाणी, देखो त के बाद व आया है, तो क्या हो गया, त का जगह पे द हो जाएगा, सद्वाणी। उसी तरह सत आनंद, सदानंद। सुप अंत, सुवंत, देखो प के बाद अ आया है यानी स्वर आया है, तो क्या हो गया, प का ब हो गया, सुबंत। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, सुबंत का संधि विच्छेद कीजिए, यानी उसके जो शब्द हैं उसको अलग अलग कीजिए, तो क्या होगा, सुप प्लस अंत, सुवंत, है ना। अगर आपको पूछा जाए दिख प्लस अंबर संधि कीजिए, यानी दोनों को मिलाइए, तो क्या हो गया आंसर, दिगंबर। तो दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखे जा सकते हैं, एक तो है संधि कीजिए यानी दोनों को मिलाइए, और एक होगा संधि विच्छेद कीजिए यानी दोनों के, एक शब्द के जो दो अंश हैं उसको अलग अलग कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट अभ्यास में। तो ये था विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि का पहला नियम। दूसरा देखते हैं, क च ट त प के बाद नासिक का व्यंजन न या म आए तो, यानी क च ट त प के बाद न या म आए तो क्या हो गया, क का ग होगा, च का ञ होगा। ये ट नहीं है ना, ट नहीं, ठ नहीं है, ट है ये, तो आप अपनी किताब में इसको सही कीजिए, ठ नहीं है ये, ट है, क्योंकि यहाँ क च ट त प है ना, तो ट नहीं है, ट होगा यहाँ पे, ठ नहीं है। त का न और प का म हो जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्राक मुख, देखो यहाँ पे क और किसका मेल हुआ है, मुख में प्रथम ध्वनि म है, तो क के बाद म आया है, तो क्या होगा, क के जगह पे ग आएगा, जैसे प्रांगमुख। वाक्मय, वांग्मय। सट मुख, देखो ट के बाद म आया है, तो क्या हो जाएगा, ट के जगह पे ण हो जाएगा, सणमुख। सट मार्ग, सणमार्ग। सत मार्ग, देखो त के जगह पे म आया है, तो त क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, सन्मार्ग। उसी तरह जगत नाथ, जगन्नाथ, तो क्या हो गया, यहाँ पे न क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ त के बाद न आया है, तो त का न हो जाएगा। उन्नति, उन्नति। अपमय, देखो प के बाद म आया है, नासिक का व्यंजन म आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प का म हो जाएगा, तो अमय, यहाँ पे प के जगह पे क्या आया है, म। तो नेक्स्ट नियम देखते हैं, म के बाद वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन पता है आपको, 5 वर्ग हैं, 5 एक एक वर्ग में 5 व्यंजन है, यानी टोटल 25 वर्गीय व्यंजन है। उनके आने पर म के बाद उनमें से अगर कोई भी आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का नासिक व्यंजन या फिर अनुस्वार हो जाता है। देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, क, ख, ग, घ और ङ, है ना, तो नासिक के व्यंजन है ये ङ। उसी तरह बाकी सभी वर्ग में भी नासिक के व्यंजन है। तो देखिए अगर म के बाद इनमें से कोई भी शब्द आया तो क्या होगा, ङ का प्रयोग होगा, है ना, विसर्ग की जगह पे ङ का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सम, यहाँ पे म है। कल्प, क वर्ग का प्रथम वर्ण है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका नासिक्य व्यंजन यानी ग लगेगा। संकल्प, यहाँ पे संकल्प। और अनुस्वार भी लगा सकते हैं। अनुस्वार क्या है, ऊपर जो एक बिंदी रहता है वो अनुस्वार का चिन्ह है। तो अनुस्वार लग सकता है, या फिर उसी वर्ग का यानी क वर्ग का नासिक्य व्यंजन का भी प्रयोग हो सकता है। उसी तरह देखिए सम, गम, संगम, क वर्ग का एक ध्वनि है, ग यानी एक वर्ण है ग। उसी तरह सम, तोष, संतोष। संतोष देखो त वर्ग का नासिक्य व्यंजन है न, इसीलिए यहाँ पे संतोष में न का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण, संपूर्ण देखो प वर्ग का नासिक्य व्यंजन है म, इसीलिए संपूर्ण। दोनों ही सही है, आप अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं और उसी वर्ग का नासिक्य व्यंजन लगाकर भी लिख सकते हैं। किंचित, किंचित, पंचम, पंचम। और अगर म के बाद य, र, ल, व, श देखो दोनों स यहाँ पे है, तालव्य स और मूर्धन्य स। तो दोनों स या फिर ह आने से यानी इनके मिलने से क्या होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे देखो यहाँ पे सम में म है, यम में य है, दोनों मिलाकर संयम हुआ, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ। उसी तरह सम रचक, संरचक, सम लाप, संलाप, संवाद, संवाद, संसार, संसार, संहार, संहार। तो यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं त या द के बाद, यानी त और द के बाद, जैसे यहाँ उथ, उथ, यहाँ पे है त। अगर त या द के बाद च, छ आए तो क्या हो जाएगा, त या द के स्थान पर च हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उच्चारण। देखो त और च का मेल हो रहा है, तो क्या होगा, त के स्थान पर च आएगा। तो यहाँ पे उच्चारण च आया है कि नहीं, त के जगह पे क्या लिखे हैं हम लोग, च। उसी तरह उच्छेद, देखो त और छ का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे त के जगह पे हम लिखेंगे च, यानी च छ में से कुछ भी आए तो च लिखेंगे। उसी तरह अगर त या द के बाद ज या झ आए तो क्या होगा, त या ज के जगह पे ज लिखेंगे, त और या द के जगह पे हम ज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो उत्डयन, उड्डयन, हमने यहाँ नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, त और ज का मेल हुआ है, तो यहाँ पे त के जगह पे हमने ये लिखा है उज्ज्वल, है ना, उज्ज्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, त और ज है, ये उत का अंतिम ध्वनि त और ज्वल का प्रथम ध्वनि ज। तो यहाँ त के बाद क्या आया है, ज आया है, तो यहाँ पे त के जगह पे हम लिखेंगे ज, है ना। तो क्या हो गया, उ आधा ज ज्वल, ये हुआ, है ना। तो यहाँ पे इसको मिला देंगे तो क्या होगा, उज्ज्वल, यही है उज्ज्वल, है ना, यही। उसी तरह अगर त या द के बाद ट या ठ आए तो त या द के जगह पे हम लिखेंगे ट। जैसे यहाँ देखिए बृहत टीका, बृहत टीका, यहाँ पे त के जगह पे हमने क्या लिखा है, ट। उसी तरह अगर त या द के बाद ड या ढ आए तो ड आएगा, यहाँ पे जो है उत्डयन, उड्डयन। नेक्स्ट त या द के बाद ल आए तो वो ल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए उत्लेख, उल्लेख, देखो त के स्थान पर हमने क्या लिखा है, ल लिखा है, उल्लेख। तो ये था व्यंजन संधि का एक नियम। नेक्स्ट देखते हैं, त या द के बाद अगर ह आए तो
दोनों मिलकर ध होते हैं। जैसे कि यहाँ उद्धार, उद्धार, देखो उद्धार है ना। तो यहाँ पे त और ह मिलकर क्या बने हैं, ध, है ना। तो यहाँ पे उ ध में यहाँ पे आ की मात्रा है, उद्धार, क्या हो गया, उद्धार। उसी तरह उत्हत, उद्धत, उत्हरण, उद्धरण, तत्हित, तद्धित। यहाँ पे त और द, त या द के बाद ह आया है तो दोनों मिलाकर ध हो गए, यानी त प्लस ह ध होता है या द प्लस ह ध होता है। नेक्स्ट नियम देखते हैं, त के बाद श आए तो दोनों मिलकर छ होता है। जैसे देखो श में फिर कौन सा स, तालव्य स। जैसे उत श्रृंखल, उत का त, श्रृंखल का स, दोनों मिलाकर क्या हो गया, उच्छृंखल। यहाँ पे छ हो गया, आधा च मिले छ, उच्छृंखल। उसी तरह उत्श्वास, उच्छ्वास, उत्शिष्ट, उच्छिष्ट, सत्शास्त्र, सच्छास्त्र। यहाँ पे त और श है, दोनों मिलकर छ हुए। नेक्स्ट देखिए, स्वर के बाद छ आए तो, यानी छ, छ आए तो, स्वर के बाद अगर छ आए तो क्या हो जाएगा, वो छ, आधा च मिले छ हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आ एक स्वर है, छादन का छ मिला है, और यहाँ पे क्या हुआ, आच्छादन, यानी आधा च मिले छ हुआ है। उसी तरह वी का अंतिम ध्वनि ई है, छेद का प्रथम ध्वनि छ है, दोनों मिलाकर विच्छेद हुआ है, यानी आधा च मिले छ हुआ है। उसी तरह परि प्लस छेद, परिच्छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। नेक्स्ट नियम देखिए, री र स के बाद न आए तो न का ण हो जाता है। जैसे यहाँ री और न दोनों का मेल हुआ है तो दोनों मिलकर क्या हो गया, ऋण, न का ण हो गया है। उसी तरह कृष्ण, कृष्ण, तृष्णा, तृष्णा, यहाँ पे ना का ण हुआ है। हर न हरण, विष्णु, विष्णु, भूषण, भूषण। नेक्स्ट देखिए, स या स, तालव्य स या मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त का ट होता है, थ का ठ होता है। जैसे कि आकृष्ट, देखो यहाँ पे स और त का मेल हुआ है तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, अगर दोनों मिलते हैं तो त के जगह पे हम लिखेंगे ट, यानी ष्ट। क्या लिखेंगे, आधा स मिले ट, ष्ट। आकृष्ट है ना, यहाँ पे सस थ, तो हम थ के जगह पे क्या लिखेंगे, ठ, षष्ठ। पृष प्लस थ, पृष्ठ। इस प्लस त, ईष्ट। हमने त के जगह पे ट लिखा है। तुष प्लस त, तुष्ट। नस प्लस त, नष्ट। तो ये था व्यंजन संधि। नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वहाँ पे विसर्ग का चिन्ह होगा। यहाँ पे जो ये चिन्ह है 2 डॉट, ये विसर्ग का चिन्ह है और विसर्ग संधि में विसर्ग का चिन्ह रहता है। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है और विसर्ग के साथ व्यंजन का भी मेल हो सकता है विसर्ग संधि में। इसके कुछ नियम हैं, जैसे हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि के नियम पढ़े, उसी तरह विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। विसर्ग के बाद अगर च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स होता है। कौन सा स? तालव्य स। च या छ आने से, च या छ आने से तालव्य स होता है। उसी तरह विसर्ग के बाद अगर ट या ठ आए तो मूर्धन्य स होता है।
और त या थ आए तो दंत्य स होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहले है नीचल, देखिए आप यहाँ से अच्छे से विसर्ग के, निह में विसर्ग है ना, तो विसर्ग के बाद चल का पहला शब्द क्या है, चल, पहला ध्वनि क्या है, च, तो यहाँ पे च आया है, विसर्ग के बाद क्या है, च, तो क्या होगा, विसर्ग किस जगह, स, तो निश्चल, कौन सा स आएगा उसमें, तालव्य स आएगा। उसी तरह निश्चल, निश्चल। धनु टंकार, देखो धनु टंकार, यहाँ पे देखिए धनुष टंकार, क्या हो गया यहाँ पे, धनु टंकार, धनुष टंकार। यहाँ पे क्या हुआ है, ट आया है, ट आने से कौन सा स होता है, मूर्धन्य स होता है, इसीलिए यहाँ पे धनुष टंकार में मूर्धन्य स है। नी प्लस ठूर, निष्ठुर। देखिए नेक्स्ट है मनः प्लस ताप, देखो विसर्ग के बाद क्या आया है, त आया है, त आने से क्या होता है, दंत्य स होता है, इसीलिए यहाँ पे मनस्ताप दंत्य स हुआ है। उसी तरह नी प्लस तेज, निस्तेज, नी प्लस तार, निस्तार, दु प्लस तर, दुस्तर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नियम विसर्ग संधि का। अ के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। मैं पहले भी आपको वर्ग का वर्ण बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए प वर्ग का प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण है। इसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होगा, ब, भ और म होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे अब देखिए, अगर वर्ग का अ के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह आए तो अ का ओ होगा। जैसे यहाँ देखो अधः, यहाँ पे अह है ना, और गति का ग दोनों मिलाकर ओ होगा, तो क्या हो गया, अधोगति, यहाँ पे हुआ है ना अधोगति। उसी तरह सरह, ज, सरोज, क्यों ओ की मात्रा लगा है, पता चल गया। अ के बाद अगर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह हो गया आया इसके मेल से, तो वो ओ हो जाता है। जैसे तेजः, मैं, तेजोमय, वयः, वृद्ध, वयोवृद्ध, अधः, भाग, अधोभाग, यशः, दा, यशोदा, मनः, रथ, मनोरथ, देखो यहाँ पे र लगा है ना, मनः योग, मनोयोग, मनः रंजन, मनोरंजन, पुरः हित, पुरोहित। नेक्स्ट नियम देखते हैं, ई या उ के बाद र आए तो ई का बड़े ई हो जाता है, उह का बड़े ऊ हो जाता है। देखो नीह, नीह में ई है ना, तो नी रब, देखो र आया, नीरब, बड़े ई हो गया, बड़े ई यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मात्रा लगा है ना, न में बड़े ई की मात्रा। उसी तरह नीरस, नीरस, निरोग, निरोग, दुराज, दुराज। नेक्स्ट देखते हैं, विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, देखो स्वर आने से भी और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आने से भी और य, ल, व, ह आने से भी विसर्ग के स्थान पर र होगा। जैसे यहाँ देखिए दु, यहाँ पे विसर्ग है, आत्मा एक स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर र होगा। जैसे देखो यहाँ पे दु और आत्मा है ना, आत्मा, तो यहाँ पे विसर्ग के जगह पे हम क्या लिखेंगे, र, है ना। तो र और यहाँ पे है आत्मा का आ, यानी र और आ मिलाकर हो गया रा, इसीलिए दुरात्मा क्या हो गया, दुरात्मा, दु आत्मा, दुरात्मा। इसी तरह दुरात्मा शब्द बना है। उसी तरह नि उपाय, निरूपाय, निगुण, निर्गुण, निझर, निर्झर, अंतः विरोधी, अंतर्विरोध, अंतः विरोध, अंतर्विरोध, पुनः अपि, पुनरपि, देखो यहाँ पुनः अपि, पुनः और अपि मिला है।
तो हम विसर्ग के जगह पे क्या लिखेंगे, र में हलंत, यानी र और अ मिलाकर क्या होता है, र, पुनरपि, पुनरपि हुआ ना। तो विसर्ग के जगह पे क्या हुआ है, र हुआ है, र में हलंत। उसी तरह पुनः आगत, पुनरागत, पुनः मिलन, पुनर्मिलन, आशीर्वाद, आशीर्वाद, निर्जल, निर्जल हुआ है। नेक्स्ट नियम देखते हैं, ई या उ के बाद क, ख या प, फ आए तो इसी को याद रखिए, विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। जैसे देखो नी में ई और विसर्ग है ना, ई, और कपट का क, तो निष्कपट, यहाँ पे विसर्ग के जगह पे क्या हुआ है, स हुआ है। कौन सा स, मूर्धन्य स, इसको भी याद रखना। उसी तरह दुकर, दुष्कर होगा, दु प्रकृति, दुष्प्रकृति, निपाप, निष्पाप। देखो विसर्ग की जगह पे क्या हुआ है, स हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई के बाद प आया है, तो क, ख या प, फ आने पे स हो जाता है। चतुकोण, चतुष्कोण, निफल, निष्फल। विसर्ग संधि के नेक्स्ट नियम है, विसर्ग के बाद अगर त या स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे नमः ते, देखो विसर्ग के बाद क्या है, त का ते का ध्वनि, प्रथम ध्वनि त, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नमस्ते। देखो नमः ते, तो विसर्ग के बाद त आया है तो क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स है ना, स होगा। तो आधा स और ते क्या होगा, स्ते, तो क्या हो गया, नमस्ते, नमस्ते। उसी तरह नितार, निस्तार, निसंदेह, निसंदेह, निसंतान, निसंतान, दुस्साहस, दुस्साहस। यहाँ पे स क्यों हुआ है, क्योंकि विसर्ग के बाद त या स आया है। जैसे यहाँ विसर्ग के बाद स है, यहाँ पे स है, यहाँ पे स है, तो यहाँ क्या होगा, दुस्साहस, निसार, निसार। नेक्स्ट देखते हैं, विसर्ग के ये जो दो नियम है वो इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से समझिएगा। विसर्ग के पूर्व या अ या आ हो तो, जैसे कि यहाँ पे अतः में ये विसर्ग है, इसके पूर्व क्या है, अ। उसी तरह विसर्ग के पूर्व अ या अ हो तथा उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, यहाँ पे कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ज्यों का त्यों उसको लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए अतः एव, अतएव, यानी बस विसर्ग का लोप हुआ है और बाकी जो शब्द हैं, बाकी जो वर्ण है उसको ज्यों का त्यों लिखा गया है ना। अतः एव, अतएव, क्यों ऐसे हुआ है, अगर विसर्ग के पहले कोई अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, यानी दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि स्वर होना चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और शब्द को बाकी जितने बचे हैं उसी सभी वर्ण को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ के बाद क, ख या प, फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों हो जाता है, यानी जैसा लिखा है उसी को ही लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अंतः में अह है ना, अंतः में अह है, करण का क, दोनों मिले हैं तो क्या होगा, ज्यों का त्यों, इसमें विसर्ग का भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण, बस उसी को लिख दिया है, यहाँ पे विसर्ग में भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अ के क्या होगा, अ के बाद क, ख, यहाँ पे देखो क है, या फिर प, फ, यहाँ पे प है, यहाँ क है, यहाँ प है, यहाँ क है, यहाँ फ है ना, तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अंतःकरण, अंतः प्लस पूर, अंतःपुर, मनः प्लस कल्पित, मनः कल्पित, अधः प्लस पतन, अधः पतन, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल,
पुनः प्लस फलित पुनः फलित हुआ है, यानी ज्यों का त्यों हुआ है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये था संधि चैप्टर, थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इसका अभ्यास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।